हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम आपके लिए गॉस की प्रमेय लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल ये किसी न किसी सेट में दिखी जाती है और इसमें इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। तो हमारी गॉस की प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब बच्चों, ये होता क्या है वैद्युत फ्लक्स जो है, तो ये होता क्या है? तो जैसे मान लो हमारे पास कोई डिब्बा है, उसमें क्या है, उसमें कोई बल्ब जल रहा है। जैसे मान लो हमारे पास कोई बंद डिब्बा है और उसमें कोई बल्ब जल रहा है, तो इस बल्ब से जो रोशनी इस डिब्बे की दीवार से बाहर जा रही है, तो इसी रोशनी को क्या कहते हैं? इसी रोशनी को कुल वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसी रोशनी को कुल वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये वो रोशनी है जो कि इस डिब्बे की दीवार से कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। तो इसकी जो पूरी संख्या है कुल, इसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसी तरह हमने कोई क्या लिया? बंद पृष्ठ लिया, उसके अंदर हमने प्लस क्यू आवेश रखा। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो वो इस बंद पृष्ठ से कहाँ जा रही हैं? बाहर की ओर जा रही है। किसके कारण जा रही है? इस प्लस क्यू आवेश के कारण जा रही है। जैसे इस बल्ब के कारण ये जो हमारी रोशनी थी ये जा रही थी बाहर की ओर, ऐसे ही ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो ये इस बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही हैं। और इन रेखाओं की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई बात समझ में कि आखिर वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो मतलब कोई जैसे बंद पृष्ठ है, उसके अंदर अगर प्लस क्यू आवेश है, तो इसी आवेश के कारण जो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, तो इन्हीं रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आगे समझ में? अब आगे क्या है ये तो आपको समझा दिया गया। उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, जो ये आवेश है, इस वाले पृष्ठ पर जो ये अंदर आवेश रखा है, इस आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कौन होता है? जो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, यानी फाई ई है। तो बच्चों, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें 1/एप्सिलॉन नॉट की गुना क्यों की जाती है? क्योंकि यहाँ देखो, ये तो हो गया हमारा क्या? विद्युत फ्लक्स, और ये हो गया हमारा आवेश। तो बस यही दोनों होते हैं। यहाँ ये 1/एप्सिलॉन नॉट की गुना क्यों की जाती है? तो बच्चों, गॉस का नियम बताता है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के समानुपाती होता है। कि जो ये, क्योंकि आपको पता है कि इस आवेश के कारण ही ये क्या निकला है? विद्युत फ्लक्स निकला है। तो ये एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है ना भाई? ये एक दूसरे के समानुपाती, क्योंकि इसके कारण ही ये निकला है। मतलब अगर जी ये बढ़ेगा तो फिर ये भी बढ़ेगा। अगर आवेश को बढ़ाएंगे तो हमारा विद्युत फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए, इसे बराबर में बदलने के लिए हम कोई ना कोई नियतांक तो लगाएंगे। तो वो नियतांक है यहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? तो ये 1/एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया? कि ये एक नियतांक है, इसे हटाने के लिए समानुपाती को। ठीक है, तो हमारी गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश यानी Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट के। आ गया बात समझ में? अब इसका हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो बच्चों, एक बार और समझ लो, जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है, इसका सूत्र क्या होता है ना? विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स है, जैसे हमारा बंद पृष्ठ है, इसमें हमारा प्लस क्यू आवेश रखा है। अब हम सोच रहे हैं इस पूरे बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ना निकाल के, है ना, इसके किसी छोटे से हिस्से का, मतलब इतने से क्षेत्र का हम क्या निकाले? विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो जब हम इसका विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल हो गया ये, और इधर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। तो इससे कोई ना कोई हमारी विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जरूर निकलेगी। तो इसमें हमारा वेक्टर ई भी होगा, इसमें हमारा वेक्टर ए भी होगा। ठीक है,
ए सी ए प्लस क्यू आवेश के कारण। तो बच्चों अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालते तो आता ए, लेकिन जब हम एक छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके आगे लग जाता है डी। आई बात समझ में? मतलब कि याद रखिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर आपको किसी भी छोटे हिस्से या किसी भी छोटे भाग का कुछ भी निकालना है, जैसे आपको क्षेत्रफल ही निकालना है, तो उसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? डी। ठीक है। अब जैसे जो ये हमारा विद्युत क्षेत्र ई आया है, तो ये किसका है? ये इस पूरे का नहीं है, ये सिर्फ इस छोटे से हिस्से का है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? डी लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनके आगे क्या आएगा? डी आएगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं? तो हम इसका विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है हमारा फाई ई से दर्शाते हैं इसे। तो ये हम विद्युत फ्लक्स इस पूरे का नहीं निकाल रहे, इस छोटे से हिस्से का निकाल रहे हैं, इसीलिए इसके आगे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा विद्युत जो फ्लक्स है इसमें ये तीन चीजें काम आती हैं। तो इसका सूत्र होता है डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो हमारा विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के। और एक बात याद रखना कि अगर जैसे ए और बी किसमें है? वेक्टर में है और डॉट में है, तो जब हम इनका वेक्टर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? ए डॉट बी तो ऐसे ही रहेगा, उसमें लग जाएगा फिर कोस थीटा। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी फाई ई। अब जब हमने इनका वेक्टर हटा दिया तो हो गया ई डॉट डी ए कोस थीटा। ठीक है, और वैसे सूत्र इसका यही है। अब ये तो हमने निकाला है विद्युत फ्लक्स किसका? छोटे से हिस्से का, छोटे का। अब अगर हम इस पूरे का निकाले विद्युत फ्लक्स तो हम क्या काम करेंगे? तो हम करते हैं समाकलन। यहां नोट कर लीजिए, छोटे के लिए क्या लगा देते हैं? डी आगे। ठीक है, और अगर पूरे का निकालना हो तो उसका करना पड़ता है आपको समाकलन। क्या करोगे? उसका समाकलन करोगे। अभी आगे जब मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको ये समझा दूंगी। तो जो ये था हमारा विद्युत फ्लक्स, तो ये था छोटे से हिस्से के लिए। अब हमें इसके पूरे हिस्से का निकालना है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? समाकलन डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का समाकलन। ठीक है, और हमेशा जब भी समाकलन होगा तो जिसके आगे डी होगा ना, तो उसी का ही समाकलन होगा। तो समाकलन डी फाई ई बराबर होगा, तो ये वेक्टर ई इस समाकलन से बाहर निकल जाएगा, तो समाकलन इस डी वेक्टर ए का होगा। आई बात समझ में? तो जब इसका होगा तो अगर इसका समाकलन करा तो ये डी हट जाएगा, तो बचेगा हमारा फाई ई, और ये क्या? वेक्टर ई है। और जब इसका समाकलन करेंगे तो ये डी हट जाएगा, तो बचेगा वेक्टर ई। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? तो ये है इसकी समाकलन की पावर। अब हम इस गॉस की प्रमेय को सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बंद पृष्ठ को बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बंद पृष्ठ। इधर क्या है? इसके बीचों बीच रखा है एक प्लस क्यू आवेश। क्या है? एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब हमने क्या काम किया कि एक इसका छोटा सा हिस्सा काट लिया इस गोले का। इस गोले का ये जो छोटा सा हिस्सा है हमने ये काट लिया, और यहाँ क्या माना है? यहाँ एक बिंदु P लिया है। यहाँ क्या लिया है? यहाँ पर एक बिंदु P लिया है। ठीक है जी, और जो इससे इस तक की दूरी है, मतलब जो इससे इस तक की ये दूरी है कितनी है? त्रिज्या इसकी R है। मतलब ये इसकी त्रिज्या, बिंदु P तक की त्रिज्या कितनी है? R है, जो ये हमने इसका छोटा सा हिस्सा काटा है। और जो इसका कोण होगा तो क्या होगा? क्योंकि ये बच्चों क्या है? गोला है, और गोले में होता है घन कोण, तो हमारा घन कोण क्या होता है? ओमेगा। ठीक है, अब जो ये छोटा सा हिस्सा है ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है, तो इस बिंदु P के कारण यहाँ पे क्षेत्रफल है, ये हो गया कितना? डी। अब जो ये प्लस क्यू आवेश है इसके कारण क्या हुआ है? इसके कारण ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो इस गोले से बाहर जा रही हैं, है ना? तो यहाँ क्या है? तो यहाँ है विद्युत क्षेत्र ई। ठीक है, आ गई बात समझ में? यहाँ क्या है? तो यहाँ है विद्युत क्षेत्र ई, और इनके बीच में कौन सा कोण बनेगा? थीटा कोण बनेगा। तो इस बार थीटा कोण इसीलिए बन रहा है क्योंकि ये एक गोले से बाहर का कोण है, और अगर गोले के अंदर के कोण की बात करें तो क्या बनेगा उसमें? तो उसमें ओमेगा बनेगा, यानी घन कोण बनता है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में कि हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना करी और उसके अंदर क्या लिया? प्लस क्यू आवेश लिया। अब हमने इसके एक छोटे से हिस्से को काट लिया।
इस बिंदु P पर इसका केंद्र समझ लो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई और इसका कौन हुआ, ओमेगा। अब चूंकि ये छोटा सा हिस्सा ही तो है, ये हमारा पूरा हिस्सा तो नहीं है, और आपको अभी समझाया था कि छोटे के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, आगे डी लगा देते हैं। छोटे के लिए हमेशा डी लगाते हैं। ऐसे ही ये जो क्षेत्रफल है इसके आगे भी क्या आ गया, आपका डी आ गया। आ गई इतनी बात समझ में? तो अब इसे कैसे करेंगे हम, मतलब इसे हम इसमें सिद्ध कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले लिखोगे कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर क्या हुआ है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हुआ है। तो आप यहां लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। और आपको पता है वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R स्क्वायर। इसको समझ लीजिए समीकरण 1। अब हमने इस वाले कोण का ये तो निकाल लिया वेक्टर E, पर जो ये छोटा सा क्षेत्रफल है तो इसे कैसे निकालेंगे? मतलब अब इस ये प्लस क्यू आवेश के कारण क्या जा रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही, यानी वेक्टर E, और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म भाग है ना, मतलब छोटा सा हिस्सा है DA, जो ये क्षेत्रफल है इसका, तो इसके लिए हम निकालेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स। तो सूक्ष्म भाग DA मतलब क्षेत्रफल छोटा सा है, उसके लिए क्या निकाल रहे हैं हम, पहले विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, विद्युत फ्लक्स। तो आपको इसमें समझाया था कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, डी फाई ई बराबर वेक्टर E गुना वेक्टर DA। और आपको ये भी बताया था चूंकि जैसे ऐसे लिखा हो वेक्टर A डॉट वेक्टर B हो और इनके वेक्टर हटाने हो तो क्या लग जाता है, कोस थीटा लग जाता है। तो इधर हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर E डॉट DA कोस थीटा आ गया। अब जो ये E दिख रहा है तो आपको ये दिख रहा है कि हमारे पास E का मान है, तो इस E का मान इसमें रख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, डी फाई ई बराबर इस E की जगह आप क्या रख दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R स्क्वायर। और यहाँ क्या है, और यहाँ है DA कोस थीटा। अब आपको इधर ध्यान से समझना है कि अब आपको क्या काम करना है। तो आपको करना है अगला स्टेप कि डी फाई ई बराबर जो ये Q है ये तो 1 के साथ गुना कर लेगा और नीचे क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इधर क्या लेंगे, ये DA कोस थीटा और बटे में R स्क्वायर को अलग लिख लेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया है, तो इसका भी बच्चों कुछ ना कुछ जरूर कारण है। हम भाई हमने इस आवेश को भी तो हम इसके साथ रख सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये भी किसी का सूत्र आ सकता है। तो ये किसका सूत्र है, तो बच्चों जैसे कि हमारा कोई गोला था उसमें से हमने ये वाला हिस्सा काट दिया, कोई गोला था उसमें से हमने ये वाला हिस्सा काट दिया, इसकी त्रिज्या R और इसकी भी त्रिज्या R, और यहाँ जो कोण है कौन सा है, घन कोण है। तो फिर जो इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो ये विद्युत क्षेत्र जाएगा तो ये वेक्टर E है, और ऐसे ही जो इसका क्षेत्रफल है ये भी ऐसे ही आ रहा है क्षेत्रफल। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों एक ही रेखा में जा रहे हैं, तो यहाँ कोण कौन सा होगा, तो फिर जो यहाँ सूत्र होगा लगेगा कौन सा लगेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये तो थीटा बराबर 0 डिग्री आ गया, और जब थीटा बराबर यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ इसमें थीटा का तो कोई भी यूज नहीं है। तो इसका सूत्र होता है घन कोण का डी ओमेगा निकालना है, डी ओमेगा बराबर जो ये हमारा वेक्टर A है इसे लो, मतलब इसका क्षेत्रफल और बटे में इसकी त्रिज्याओं का वर्ग। आई बात समझ में, ये हमारा सूत्र होता है अगर सिंपल जा रही है लाइन, मतलब सीधी लाइन है इनकी दोनों की। और अगर ऐसा हो कि ये जो रेखा है ये सीधी ना हो तो फिर कैसे होगा, तो फिर अगर ये ऐसा ना होकर ये ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ये क्षेत्रफल तो जा रहा है ऐसे, और जो ये विद्युत रेखाएं जा रही हैं ये जा रही हैं ऐसे वेक्टर E। अब इनके बीच में क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो जो डी ओमेगा होगा जो हमारा घन कोण होगा तो वो कैसे निकालोगे आप, और ये त्रिज्याएं हैं ये, तो जो हमारा इसका सूत्र था डी ओमेगा बराबर DA बटे R स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा।
सिर्फ इसमें क्या आ रहा है, थीटा कोण। इधर हमारा थीटा कोण बन नहीं पा रहा था, 0 डिग्री आ रहा था, और इधर थीटा कोण आपका आ रहा है, तो क्या लग जाएगा, कोस थीटा। तो आप खुद देखिए कि जो ये डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर लिया है हमने, क्यों लिया है, कि जो ये डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, तो ये हमारा डी ओमेगा के बराबर है। किसके बराबर है, डी ओमेगा के। आप इधर लिख दोगे, चूंकि डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर के। आई बात समझ में? तो आप यहाँ लिखोगे डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, इस पूरी की जगह क्या रखोगे, डी ओमेगा। अब आपने एक छोटे सा तो फ्लक्स निकाल लिया है। अब जब हमें इसे सिद्ध करना है तो हमें पूरे का फ्लक्स चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, तो आपको बताया था कि अगर हिस्सा छोटा हो, अगर हिस्सा छोटा हो तो क्या लगता है, किसी के भी आगे डी लग जाता है। अगर इस पूरे का निकालना है या फिर हमारा हिस्सा बड़ा हो तो उसमें लग जाता है आपका समाकलन। क्या लगता है, समाकलन। अभी समझाया था ना। तो अब हम इसमें निकालेंगे संपूर्ण फ्लक्स। संपूर्ण फ्लक्स, हमने छोटा सा फ्लक्स तो निकाल लिया, अब हम इसमें निकालेंगे संपूर्ण फ्लक्स। तो संपूर्ण फ्लक्स कैसे निकलेगा, इस सारे का समाकलन कर देंगे। समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना डी ओमेगा के। ठीक है, और आपको ये भी समझा रखा है कि ये समाकलन किसके आगे लगता है, जिसके आगे डी लगा हो, और इसको निकाल लेंगे बाहर। तो हो जाएगा समाकलन डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ गया बाहर, और समाकलन किसका होगा, इस डी ओमेगा का होगा। अब आपको ये भी पता है कि आपको इसका समाकलन नहीं आता कि आखिर डी ओमेगा का समाकलन होता क्या है। तो आपको डी ओमेगा का ये वाला सूत्र तो है पता, तो इससे ही आप इसका समाकलन निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब हम इससे क्यों नहीं निकाल रहे इसका समाकलन, हम इससे भी तो निकाल सकते हैं जब हम इसे सिद्ध तो ऐसे कर रहे हैं कि इसकी जगह हम डी ओमेगा को रख रहे हैं, पर हम ऐसा इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि अब यहाँ हमें कोस थीटा का या किसी का भी थीटा का कुछ भी यूज नहीं करना, ये कोस थीटा जब लगता है। ठीक है, तो अब हमें इसका समाकलन करना है, किसका, डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर का, इन दोनों का समाकलन करना है। तो डी ओमेगा बराबर ये इसमें क्या बाहर निकल जाए, क्योंकि जो समाकलन होगा जिसके आगे डी है उसका होगा, तो 1 बटे आर स्क्वायर आ गया बाहर। तो समाकलन होना है किसका, डी ए का। और इसका हम समाकलन हटाएंगे नहीं, क्योंकि जो भी आएगा तो हम उसे इसके बराबर रखेंगे, तो 1 बटे आर स्क्वायर। तो अगर हमने डी ए का समाकलन करा तो क्या आ गया आपका, ए आ गया क्षेत्रफल। अब ए क्षेत्रफल तो आ गया, अब आपको पता होना चाहिए कि जो गोला है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो बच्चों गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा समाकलन डी ओमेगा बराबर 1 बटे आर स्क्वायर, और इस ए की जगह क्या रखोगे, इस गोले का क्षेत्रफल जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। तो इस समाकलन डी ओमेगा की जगह आप क्या रखोगे, 4 पाई। तो आप इधर लिख सकते हो, चूंकि समाकलन डी ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई के होता है। तो अब इसकी जगह रखो 4 पाई, तो समाकलन डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, इस समाकलन डी ओमेगा की जगह रखोगे 4 पाई, इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया। और जब इसका समाकलन खुलेगा, आप ये इधर भी खोल सकते थे पर कोई नहीं, तो ये डी हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। और हमें यही सिद्ध करना था, और यही आपकी गॉस की प्रमेय जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसे डेरिवेशन को अच्छे से याद करने के लिए कैसे कर सकते हो, आपको सबसे पहले निकालना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, यानी ई का मान आपको पता ही है, इसे रखो समीकरण 1। फिर हम निकालेंगे कि जो ये डी ए है, ये छोटा सा हिस्सा है, इसके लिए क्या, इसके लिए निकालेंगे विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, वो भी छोटे से हिस्से के लिए। फिर हम निकाल लेंगे संपूर्ण के लिए। तो इसे याद करने की ऐसी ट्रिक है कि जो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, विद्युत क्षेत्र रखा हमने ई, सबसे पहले क्या रखा, विद्युत क्षेत्र ई रखा। फिर हमने इसमें निकाला छोटा सा फ्लक्स, यानी क्या, डी फाई ई का मान, किसका मान, डी फाई ई का मान। और फिर हमने क्या निकाला, संपूर्ण फ्लक्स। और फिर अंत में हमने संपूर्ण फ्लक्स निकाला है,
जो कि होगा 5e। तो ये इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। अब बस आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, इस डी ओमेगा का मान पता होना चाहिए कि इसमें समाकलन में, और ये पता होना चाहिए कि डी ओमेगा किसके बराबर होता है, और तीसरी चीज ये पता होनी चाहिए इसमें आपको, ठीक है। तो ये हमारी गॉस की प्रमेय जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अच्छे से समझ में नहीं आई है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। थैंक यू सो मच।